देश सदा खुशहाल रहे, ये धरा हमेशा भरी रहे, ये अमृत काल का सपना है, खुशियों की गुल्लक भरी रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी डायलॉग में, एक ऐसा मंच जहां होता है सार्थक संवाद आपसे जुड़े विषयों पर। और आज डीडी डायलॉग में एक ऐसा ही विषय आपके समक्ष हम लेकर आए हैं जो है अमृतकाल बजट। बजट जो ढांचा है अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने की। अमृतकाल बजट से देश की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, सार्थक विमर्श करेंगे। वित्त मंत्री ने हाल ही में देश को अमृतकाल का बजट दिया है और कैसे अमृतकाल का ये बजट हमारी आशाओं पर खरा उतरेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। इस पर अपनी राय रखने के लिए, विचार विमर्श के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे, साथ ही हमारे साथ ऑडियंस भी है, जनता भी है, जिसका सीधा सरोकार इस विषय से है, जो इस विषय की बारीकी को समझती है। आप सभी का करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी डायलॉग में। लेकिन सबसे पहले जो आज अहम विषय है, अमृतकाल का बजट क्या है, उस विषय के मायने और कैसे वो आगे बढ़ाएगा देश को और क्या उम्मीदें हैं उस बजट से, उस पर चर्चा के लिए पहले सेशन में हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा जी हैं और विशेषज्ञों के साथ एक सार्थक संवाद के लिए वो तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी इस खूबसूरत शुरुआत के लिए और बजट कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने इस देश को बजट दिया है और उन्हीं के शब्दों में कहें कि ये अमृतकाल का पहला बजट उन्होंने देश के सामने रखा है। अगर आपको याद होगा, लोकसभा में जब उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने बताया कि देश के विकास पर अगले साल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये पैसे हमारे और आपकी जेब से आते हैं, इसलिए इसके जो खर्च का हिसाब है, इसके खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं, उसको समझना, उसकी बारीकियों को समझना, ये हम सबका अधिकार है और हम सबका कर्तव्य है। एक नागरिक के तौर पर हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा बजट है वो किस दिशा में जा रहा है। जिस तरह से हम अपने देश के बजट पर इतना फोकस करते हैं, अपने घर के बजट पर अपना फोकस करते हैं, ये पूरा का पूरा देश हमारा एक बड़ा परिवार है। और क्या कुछ मायने हैं इस बजट के निवेशकों के लिए, क्या कुछ मायने हैं इस बजट के आम आदमी के लिए, एक आम आदमी को क्या मिला और बजट हम बनाते क्यों हैं, बजट में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, उसका आम आदमी से क्या कुछ ताल्लुक रहता है, वो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों को सुलझाने के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं और आज इस बहुत ही खास पैनल में, आज पहले इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी बुनियादी ढांचे की और इंडस्ट्री यानी उद्योग जगत की, क्योंकि इस वक्त ग्रोथ और रोजगार, इस पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है और स्पष्ट तौर पर बजट में ये प्राथमिकता के तौर पर दिखाई देता है। और मेरे साथ जो ऑडियंस है वो भी बहुत ही जबरदस्त इस वक्त ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ प्रोफेसरान और जो छात्र हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, कुछ मैनेजमेंट स्कूल के छात्र हैं, हमारे साथ कुछ उद्योगपति भी हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर उद्योग के साथ जुड़े हुए और अपने सवाल इस स्ट्रीम पैनल के साथ रखेंगे। लेकिन इस पैनल से भी अब हम आपका परिचय कराना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि बजट हमारा किस दिशा में जा रहा है। मैं सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो इस वक्त मेरे दाहिने तरफ जो आप सामने देख रहे हैं मनीष शाह जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर डेयरी का, जो कि रोजगार के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हुए ऑर्गेनिक पर इनका बहुत ही बड़ा फोकस होने जा रहा है और ये बजट कोऑपरेटिव्स पे बहुत फोकस करता है, एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। उनके ठीक बगल में अनिमेश सक्सेना जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फिस्मी के, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई कहे कि पूरे एमएसएमई सेक्टर का या छोटे उद्यमियों का सबसे बड़ा फेडरेशन इस समय इस देश का। अनिमेश जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो एमएसएमई पे फोकस है वो देश की रोजगार की और ग्रोथ की जो समस्या है उस पर सबसे फौरी तौर पर उसकी समस्या का निदान कर सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। दिलीप चुनाव साहब को कौन नहीं जानता है, फिक्की के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑटो सेक्टर से हम लोग लगातार इनको फॉलो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम दिलीप चुनाव साहब। जो हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, जो मेक इन इंडिया को लेकर के बजट में किया गया, उस पर मैं आपकी राय जरूर लूंगा। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सौरभ सक्सेना जी मेरे ठीक बगल में, सौरभ सान्याल साहब माफ कीजिएगा, जो कि सीईओ हैं और सेक्रेटरी जनरल है पीएचडी सीसीआई के, एक और भी महत्वपूर्ण चैम्बर, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा मेंबरशिप अगर किसी चैम्बर के पास है तो वो इन्हीं के पास है। और उद्योग जगत के बहुत बड़े संख्या में जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनायक चटर्जी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जूम के जरिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अथॉरिटी माने जाते हैं और देश में बुनियादी ढांचे पर अगर सबसे
पहले शायद किसी ने काम शुरू किया या फिर सबसे एक बड़ी अथॉरिटी के रूप में। विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसलिए मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। शुरुआत इस बात से कि हमने देखा लगातार 3 सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है और बुनियादी ढांचे पर इस बार हमने 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च वित्त मंत्री के जरिए हमने सुना कि इस देश को होने वाला है। पहले तो ये स्ट्रैटेजी समझाइए, ये होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत भारी भरकम शब्द है, आम आदमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और इसका असर क्या होगा ग्रोथ पर, इसका असर क्या होगा एम्प्लॉयमेंट पर? विनायक जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सरकार के तरफ से ये स्ट्रैटेजी में बहुत कंसिस्टेंसी है, क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 2 तरीका हो सकता है। एक तो हम पैसा डालें सबके जेब में और वो खर्च करें और देश की उन्नति हो। दूसरा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो पब्लिक वर्क्स में तैयारी में हमने पैसा डालें और उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मुझे बताया कि उनके पास एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कहते हैं कि सरकार 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे, मतलब किसी के जेब में 1 रुपया रखे, तो उसकी असर पड़ता 90 पैसा जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ये 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक वर्क्स में डाले तो उसका असर पड़ता 3 रुपया। तो आप समझ लीजिए, ऐसा एक स्टेटिस्टिक सारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्लास के सामने आते हैं, तो इट इज ओनली नेचुरल दैट यू विल डाइवर्ट योर अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू पंप प्राइम द इकोनॉमी फॉर पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें सरकार की पॉलिसी पिछले 5 साल से बड़ा कंसिस्टेंट है। हर साल बजट में देखोगे 25%, 30%, 33%, 35% बढ़ोतरी है एलोकेशन में। इस बार भी 10 लाख करोड़ जो है ये पिछले साल के 7.5 के ऊपर 33% इंक्रीज है। तो सारे मिला के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप ये 10 लाख करोड़ लीजिए और इसके ऊपर और एक कंपोनेंट है 3.7 लाख करोड़ जो कहते हैं सेंट्रल ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। तो 10 लाख करोड़ के ऊपर और 3.7 लाख करोड़ आप जुड़े तो सारे असर पड़ता है कि 4.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड हो रहा है। मैंने लास्ट चीज आपको समझाऊंगा कि केंद्रीय सरकार का ये 10 + 3.7% जी 13.7 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्चा हो जाता है। जो हो रहा है 4.5% जीडीपी की, वो नॉर्मली 50% माना जाता। ये माना जाता नॉर्मली, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं तो उसके साथ साथ और 1 रुपया, मतलब एडिशनल 50% आता है बाकी से। बाकी कौन है? बाकी है स्टेट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जिसको कहता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, मतलब पीएसयूज, डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह सब मिला के। तो केंद्रीय सरकार का 1 रुपया के साथ साथ दूसरे का भी 1 रुपया का जुड़ाव होते हैं। तो सब मिला के केंद्रीय सरकार 4.5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल 4.5 की दुगुना, मतलब 9% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। By all international comparisons, 9% of investment in GDP is an extremely healthy allocation for nation building. चलिए, आपने कहा कि बहुत ही हेल्दी एक तरह से बजट का ये पूरे हेल्थ, अगर आप बजट को नापें तो इसी एक बात से समझ में आ जाता है कि कितना स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया है देश के बजट का, कि अगर आपको 13.7 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च करने होते हैं तो उसका कितना मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है इकोनॉमी का। दिलीप चुनाव साहब, अब इसी से जुड़ा आपसे सवाल, मेक इन इंडिया को लेकर के, बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, निजी क्षेत्र भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सामने आएगा क्या सर? ये सवाल लगातार वित्त मंत्री भी आप लोगों को कहती रही हैं। अब आपको माहौल क्या लगता है निवेश को लेकर के आकर्षित करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं? दिलीप चुनाव साहब। तो अगर आप देखिए तो इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल साफ तौर से जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो पिछले साल में 3 चीज़ें हुई हैं जी। एक जो है जो क्रेडिट ऑफ टेक बाय द प्राइवेट सेक्टर, उसकी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा जो है प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, अलग अलग सेक्टर्स में जो निवेश और जो आउटले बढ़ाया है वो कंजम्पशन के बाद एक तरीके से उसको बढ़ावा देगी।
दूसरा जो अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में काफ़ी सुधार किए गए हैं, सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं, रेट में कम की गई है, 5 लाख से 7 लाख तक वो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है, और लोगों को ये आग्रह किया है कि अब नए स्कीम में जाए। तो इससे प्राइवेट कंजम्पशन एक तरीके से बढ़ने की उम्मीद है। तो इन तीनों चीज़ को लेकर के आगे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा माहौल रखता है। पिछले साल और जो कोविड के द्वारा जो पीएलआई स्कीम में जो 14 सेक्टर में किए थे, उन सेक्टर की आप जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले इस साल में भी थोड़ा फायदा होगा, अगले साल में 2023-24 में भी होगा, और आगे जाके 5 साल में काफ़ी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा। इस बजट में उन्होंने कई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम निकाली है। एक AI फॉर मेक इन इंडिया, उसमें 3 रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं। 5G जो अभी लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, उसके द्वारा जो हेल्थ और अनेक सेक्टर्स में है उनके 5G एप्लीकेशंस में इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। जो आखिरी जो पार्ट बी ऑफ द स्पीच होता है, जो कस्टम्स ड्यूटी होता है, उसमें उन्होंने 3-4 सेक्टर्स पे काफी ध्यान दिया है। एक जो मोबाइल फोन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का काफी बड़ा है, उसके जो कैमराज और लेंस कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किए गए हैं। दूसरा टीवीज में वो जो टीवीज का जो पैनल्स है उसको कम किया गया, तो काफी इंडस्ट्री की काफी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि वो पीएमपी प्रोग्राम में था, उसको नहीं कर पाए, इस पे कर दिया। और तीसरा जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है, उस पे कंप्लीट सीबीयू यूनिट्स में उसके कस्टम्स बढ़ाया है, और जो उनके बैटरी पैक है उसमें कस्टम ड्यूटी गिराया है। तो ये एक तरीके से काफी फोकस बजट है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना देश में। फोकस बजट है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। वहां पर ड्यूटी बढ़ाई गई है जहां पर आपके इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना है, और जहां पर इनपुट कॉस्ट में कमी की जरूरत है वहां पर कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई है। कई बहुत ही सोची समझी रणनीति, और एक बहुत बड़ा फोकस है इस पूरे बजट का ग्रीन बजट, क्योंकि अमृतकाल में कहा जा रहा है कि जो ग्रीन बजट है वो 4 बड़े पिलर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। और हमारे साथ जो ऑडियंस में कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि ग्रीन ग्रोथ पर भी, ग्रीन जॉब्स पर भी बहुत काम करते हैं, उनसे हम आपका रिएक्शन लेंगे सर। लेकिन इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और एमएसएमई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश की इकोनॉमी के लिए, कहा जाता है कि अगर कोरोना के माहौल में किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा तो वो था एमएसएमई सेक्टर। अब निमेश जी, अब ये बताइए कि ये जो एक्सटेंशन थोड़ा सा किया गया है बजट में रियायतों को लेकर के, आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर है और इसको आप लोग पॉजिटिवली वेलकम करेंगे? और अब और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? अगर कुछ कसर भी रह गई तो वो भी आप बता दें प्लीज। एमएसएमई के लिए बहुत ही संतुलित बजट रहा ये, और जो हमारे कुछ पेन पॉइंट्स थे इस बजट से हमें लगता है वो काफी हमारे पेन्स रिड्यूस हो जाएंगे। एक जो वित्त मंत्री जी ने क्रेडिट गारंटी फंड में जो 9,000 करोड़ उन्होंने दिया है, उससे करीब 2 लाख करोड़ का क्रेडिट, जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट जो है वो एमएसएमई के लिए उपलब्ध होगा। एमएसएमई की अगर आप देखें तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फंड्स की होती है, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होती, और वो फंड्स को अगर वो मार्केट से जाके बारो करते हैं तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें फंड्स बारो करने पड़ते हैं। तो ये 2 लाख करोड़ का जो बैंक्स को एडिशनल और एनबीएफसी को एडिशनल कोलेटरल फ्री वो फंडिंग कर सकते हैं एमएसएमई को, उसमें हम लोगों को ये भी लगता है, और सरकार का भी ये एक अंदाजा था कि करीब 1% इसमें इंटरेस्ट रेट में भी गिरावट आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि कोविड में एमएसएमई ने संभाले रखा, एमएसएमई अगर हम अपने देश के एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो करीब 40% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करता रहा है। दूसरे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बड़े जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेशन पे जा रही हैं, तो उनमें जॉब्स क्रिएशन कम है, और अगर जो जॉब है भी वो बड़ी हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं। आज जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है इस समय यूथ पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1 है, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं जो जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं, और उनका स्किल लेवल अभी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो उन्हें जॉब दे सकता है, और एमएसएमई में मैनुअल ऑपरेशंस बहुत होते हैं। तो हमें लगता है ये बजट जो है इस देश की प्रगति के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का, एक अच्छा बजट साबित होगा।
चलिए अब इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम डिफेंस पे क्या कुछ किया गया है, सौरभ जी से उस पर रिएक्शन लेंगे। डेयरी सेक्टर के लिए क्या किया गया, मनीष सर के पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है और कहां कहां ये खर्च किए जाएंगे, उसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो अपने ऑडियंस की मदद के लिए हम पहले आपको वो कहानी दिखाते हैं कि इस बजट में बुनियादी ढांचे पर क्या कुछ बड़ा फोकस किया गया और कहां पर ये पैसे खर्च होंगे। मिसाल के तौर पर रेलवेज में या फिर जो दूसरे सेक्टर्स में कहां ये पैसे खर्च होने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर से वापस इस चर्चा पर आपको लिए चलेंगे। बुनियादी ढांचे का विकास बजट की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर नजर आता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी एक सेक्टर ने अपनी ओर खींचा तो वो था इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्चा। लगातार तीसरे साल सरकार ने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया और इस साल ये 33% की बढ़ोतरी के साथ 10 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने के लिए भी काम किया जाएगा। The capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रावधान बजट में साफ नजर आता है। राज्यों को अगली पीढ़ी के शहरों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और उनके वित्तीय घाटे के लक्ष्य में ढील दी गई। Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. बजट में साफ दिखाई दे रहा है कि साल के रेलवे के खर्चे में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। रेलवेज को इस साल के बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही सरकार ने देश में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम बनाने का भी फैसला लिया। कोल, स्टील और फर्टिलाइजर आदि की आवाजाही को और तेज करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इसके साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों के निर्माण के लिए अलग से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था की गई। Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. बुनियादी ढांचे में निवेश का अर्थव्यवस्था पर समावेशी असर दिखाई देता है। लिहाजा केंद्र ने बुनियादी ढांचे में विकास को अमृतकाल के बजट की एक मजबूत धुरी बनाने का काम किया है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो चलिए अब फिर से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शाह जी, अब मैं आपके पास आता हूं। डेयरी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे रोजगार के लिहाज से भी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक तरह से एक ट्रांजिशन के तौर पर देखा जाता है। आगे जाते हुए ये इस बजट के मद्देनजर आपको इस सेक्टर का भविष्य कैसा नजर आता है? उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक वाले पॉइंट पे आता हूं सर। हाँ जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगले साल हमारी इकोनॉमी 7% से प्रोजेक्ट को ही है ग्रो करेगी और उसमें वो अचीव करने के लिए और जो दूसरा एक हमारा उद्देश्य है कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनना है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, जैसे आपने बोला, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, चाहे वो डेयरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा जी। और साथ साथ में हमें कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना है। जो रूरल डेवलपमेंट अगर पॉसिबल होगा तभी हम ये दोनों जो उद्देश्य हमारे हैं वो हम आगे पहुंच सकेंगे। उसी को हम आगे देखेंगे तो बजट में
एग्रीकल्चर सेक्टर को ही करीब करीब 1,25,000 हजार करोड़ का एक बहुत अच्छा बजट दिया गया है। उसमें बहुत सारे अच्छे जो अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे वो स्टार्टअप को प्रमोट करना हो, जैसे एग्रीकल्चर को और कैसे बढ़ावा दे जाएं, जिसके लिए कुछ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का भी प्रोविज़न किया गया है। और साथ साथ में अगर हम डेयरी सेक्टर की या कोऑपरेटिव की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं कि कंपनीज के साथ साथ जो कोऑपरेटिव नए फॉर्म किए जाएंगे 2023 में, तो उनको एक नए कोऑपरेटिव्स को भी एमएसएमई के तरह ही 15% के एक कंसेशनल रेट से इनकम टैक्स देना होगा। हाँ। तो वो भी एक बहुत अच्छा आया है। हमारा दूसरा एक बहुत ही लॉन्ग डिमांड था कि जो छोटे हमारे कोऑपरेटिव हैं जो गांव में काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा वो किसानों को डेयरी के दूध के तहत देते हैं, उसमें 1 करोड़ के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटता था। तो वो भी अभी इस बजट में 1 करोड़ को 3 करोड़ तक लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो ये सब देखते हुए जैसा हमने देखा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो पेंडेमिक में भी आप देखेंगे कोरोना पीरियड में एक ऐसा सेक्टर था जो रूरल इकोनॉमी को एकदम बायोंड रखा, एकदम जो उनका डेली जो रूरल लाइफलाइन जो है वो चलता रहा, वो डेयरी हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो। और हमें लगता है कि ये जो बजट में जो फोकस दिया गया है, जैसे ग्राम पंचायत में या हर एक विलेज में एक कोऑपरेटिव फॉर्म करना, हमने देखा है कि कोऑपरेटिव्स अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी तक सारे विलेजेस हम उससे कवर नहीं, चाहे वो डेयरी हो या फिशरीज हो या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हो, सबको कवर नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी काफ़ी अच्छा इस बार बजट पे प्रोविज़न है। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ग्रीन बजट या ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। तो उसमें हमने देखा कि जो अभी 5% हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम से कम हम कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए काफ़ी सारा 10,000 करोड़ का एक एलोकेशन दिया गया है गोवर्धन के लिए। हाँ। जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट भी बनेंगे, एक रूरल एरियाज में डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी यूनिट बनेंगे। तो एनडीडीबी अभी तक जो है एक किसानों के लिए दूध के लिए एक अच्छा दे रहा था। अभी हमारे पास एक जो हमने पिछले 3-4 साल से काम किया है, क्या हम किसानों को गोबर से एक अतिरिक्त आय दे सकते हैं। अरे वाह। तो उसके लिए भी इस बजट में काफ़ी हमें अच्छा सपोर्ट मिला है, और इससे हम देखेंगे कि किसान की आय बढ़ाने में और साथ साथ में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भी फायदा मिलेगा। और एक सप्लीमेंट्री सवाल अगर मैं कर पाऊँ आपसे, जो 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज की लिमिट बढ़ाई गई खेती के लिए, उसमें डेयरी, फिशरीज और हस्बेंड्री को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक पे इतना बड़ा फोकस है, पीएम प्रणाम योजना हम शुरू कर रहे हैं स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए कि आप केमिकल फ्री खेती पर लेकर के जाइए, और शायद आप जैसे बड़े मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी अगर ऑर्गेनिक की फील्ड में आएंगे, मेरे ख्याल से आने वाले हैं, तो उसका वो एक बहुत बड़ा नया डायरेक्शन, एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 चीज़ें हो रही हैं। ऑर्गेनिक सारे ही उत्पादन अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, वो लैंड की हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। जो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू हो या एंटीबायोटिक रेसिड्यू हो या केमिकल फर्टिलाइजर हो, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट कर रही हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो अभी पिछले कुछ साल से ऑर्गेनिक को फोकस दिया, जिससे किसानों को हम कैसे वैल्यू ऐड करके उसी उत्पाद का ज़्यादा पैसा दे सकें, तो यही पर्पस के साथ एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई जा रही हैं, बन गई हैं, अभी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। एनडीडीबी उसमें चीफ प्रमोटर है, साथ में हमारे साथ अमूल है प्रमोटर, नाफेड है, एनसीडीसी है और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। तो पांचों मिलके अभी तो हम प्रमोटर्स हैं, बाद में सारे कोऑपरेटिव्स को इसमें जोड़ेंगे। किसानों को एक कैसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या हेल्प प्रदान करनी है, उसका ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ साथ में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब सौरभ सान्याल जी, आपकी बारी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और आपका डिफेंस का भी बैकग्राउंड है। ये एक आपका जो बैकग्राउंड है वो हमें मदद करेगा मेक इन इंडिया डिफेंस पर जो फोकस है वो समझने में, और साथ ही साथ कैसे इंडस्ट्री को और मेक इन इंडिया को फोकस किया गया इस बजट में। अब आपकी बारी। पाली, अब आपका रिएक्शन क्या है सर इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग्रेचुलेट करती है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को और
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने एक बहुत ही डिमांड सस्टेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का ऐलान किया है, जो कि अमृत काल में ये एक ब्लूप्रिंट देता है एक डेवलप्ड नेशन होने का। अगले 25 साल में हम समझते हैं कि भारत हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। उस लिहाज से उन्होंने ऐसा एक बजट रोल आउट किया है। जहाँ तक निवेश का सवाल है, आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे निवेश बहुत ही अच्छा रहा है और सबके लिए ऑल इंक्लूसिव बजट रहा है। और जिन सेक्टर्स में पैंडेमिक में बहुत जिन्होंने मार खाई थी, एमएसएमई सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, उसमें बहुत ही सपोर्ट दिया गया है। डिफेंस, अगर मैं डिफेंस पे बात करूं तो डिफेंस का जो ये बजट दिया है 5.94 लाख करोड़ का, ऐसा बजट आज तक 2014 से लेकर आज तक ऐसा बजट हमने नहीं देखा है। इसमें न केवल मॉडर्नाइजेशन होगी, लेकिन अमृत काल में आत्मनिर्भरता पे इंडिजनाइजेशन भी होगी, क्योंकि ये एक गुड मिक्स है। इसमें आप 100% इंडिजनाइजेशन पर काम नहीं कर सकते। आपके लिए R&D सेंटर्स चाहिए, जो हमारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको तैयार करने के लिए आपको कहीं ज़्यादा मदद है फ्रॉम ओवरसीज और फ्रॉम फॉरेन OEMs। तो इस बजट को ऐसा संतुलन रखा गया है कि हम इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकें, अपना आत्मनिर्भरता पे अपने MSMEs को ये मौका दे सके कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें। स्मॉल आर्म्स, बॉडी आर्मर, ये सब हम खुद ही बनाएं। हमारे जितने भी OEMs हैं, रिलायंस डिफेंस, टाटा सन्स, अदानी डिफेंस और L&T और सब मिलकर के ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज दिया गया है। हमारे MSMEs जो हमारे डिफेंस सेक्टर में लगभग 25,000 MSMEs हैं, जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग में है डिफेंस में, उनके लिए एक बहुत ही शानदार बजट दिया गया है। इसमें खास बात एक रखने की ये भी ज़रूरत है कि डिफेंस का मोराल जो होता है उनकी सैलरीज से होता है, और उनके जो माँ बाप हैं या उनके जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं, जवान्स हैं, वो लोग रिटायर होकर के पेंशन लेते हैं। तो इसमें इस चीज का भी ख्याल रखा गया है। एक तो OROP को पूरा ले लिया गया है, 100% OROP विल बी इम्प्लीमेंटेड अब इस बजट के दौरान। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि पेंशन्स और सैलरीज को इंटैक्ट रखा गया है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज हो या डिफेंस के रेगुलर एम्प्लॉयज हों, सबकी सैलरीज और पेंशन्स को इंटैक्ट रखा गया है। जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे दूसरी जगह कटौती हो रही है, वो कटौती का आसार थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया गया, बल्कि OROP को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही मोरल बूस्टिंग बजट है डिफेंस के लिए, और ये 13% ज्यादा है पिछले साल से। पिछले साल 5.25 लाख करोड़ दिया गया था। इस साल इसमें निवेश 5.94 लाख करोड़ का किया गया है, जो कि ये तुलनाजनक है, और ये दिखाता है गवर्नमेंट का इंटेंट कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। खास करके जो स्ट्रेटेजिक रिएक्शन हो रही है ऑन द बॉर्डर्स, स्पेशली द नॉर्दर्न बॉर्डर्स टुवर्ड्स चाइना। अभी पिछले महीने ही जी पिंग ने बॉर्डर्स का मुआयना किया था, फिर उनके ट्रूप्स के साथ बातचीत की थे। एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं, हमारी फौज ने भी एडिशनल मूवमेंट किया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट हुए हैं, जो कि हमारे जो डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं इन द नॉर्दर्न अराउंड अलोंग अरुणाचल। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम लिया है कि 13% एक्स्ट्रा केवल रक्षा बजट के लिए नहीं, बल्कि जो बुनियादी ढांचे पर फोकस किया जा रहा है उसका भी फायदा जो है वो न केवल डिफेंस बल्कि अलग अलग सेक्टर्स को मिलेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो विनायक जी के पास चलेंगे, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने शुरुआत में कही थी कि राज्यों को अब पहल करनी होगी कि अपने यहां बुनियादी ढांचे का विकास कैसे करें, क्योंकि राज्यों को बहुत सारा काम करना है, जमीन पर काम करना है, और साथ ही साथ ये जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की जा रही है उसका क्या असर पड़ेगा। नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी हमारे सामने है। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम DD डायलॉग अमृतकाल बजट, और चर्चा आज हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज पर। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है।
20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए। संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डीडी डायलॉग और अमृतकाल के बजट में अभी हम इस सेशन में चर्चा कर रहे हैं बुनियादी ढांचे पर और ग्रोथ पर क्या कुछ फोकस किया जाए। विनायक चटर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली इस प्रोग्राम में और डिजिटाइजेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है सर। और उसी का कमाल है कि वर्चुअली मैं आपसे इस वक्त एकदम अच्छे तरीके से एक तरह से बात कर पा रहा हूं। जो मेरा ये सवाल है सर कि अब राज्यों को कैसे अपने आप को तैयार करना होगा, और दूसरी बात ये कि आगे जाते हुए जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के मद्देनजर ये कितना बड़ा मल्टीप्लायर इंपैक्ट डाल सकती है, अपनी GDP में कितना योगदान दे सकती है आगे जाते हुए। विनायक सर। केंद्रीय सरकार का जितना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जी सर, ये हमारे 30 स्टेट्स का भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करे। जी जी। हमें पहले 9 महीना का जो इकोनॉमिक डेटा देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लेवल चल रहा था प्रो रेटा, लेकिन स्टेट्स की एक्सपेंडिचर काफी प्रो रेटा कम चल रहा था। शायद जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ गया होगा, बट दिसंबर तक इट वाज प्रो रेटा कॉजिंग कंसर्न। तो आपने देखे होंगे कि वित्त मंत्री ने ऐसा एक स्कीम बनाया कि शी हैज गिवन 1.3 लाख करोड़ फॉर 50 years इंटरेस्ट फ्री टू द स्टेट्स, बट विद अ बिग कंडीशन that it has to be used in this fiscal year 23-24। तो इसमें 1.3 लाख इसमें मतलब पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। दिस इज अ बिग पुश। सेकेंडली, ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किया है उसमें हर साल 10,000 करोड़ हैज बीन कमिटेड। नाउ इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब ये है that the FM wants to help India's smaller towns and cities। छोटे शहरों और नगरी को हेल्प करने चाहते हैं कि वो अपने पूरा एक्टिविटीज प्रोफेशनलाइज करे, प्रॉपर्टी टैक्स हो या यूजर पे चार्जेस हो, म्युनिसिपल सर्विसेज हो, डबल एंट्री बुककीपिंग हो, मेरे अपने आप को प्रोफेशनलाइज करे सो दैट द स्टेज इज सेट फॉर देम टू इशू म्युनिसिपल बॉन्ड्स। एक बार म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू होना चालू हो जाएंगे इस बजट में जो इसके लिए जो मदद किया गया है, it will be a very big capital market instrument. The largest capital market instrument in the USA is called munis, municipal bonds. उसमें सारे शहरों उस municipal bond से चलते हैं, न्यूयॉर्क से लेके सैन फ्रांसिस्को। So this is a very big push. And the last point is, आपने multimodal की बात की है, तो इस बार multimodalism के लिए, multimodalism क्या होता है? मतलब seamlessly रेल से रोड, रोड से रेल, inland waterways, coastal shipping, ये सारे अपने आप जुड़े होते हैं। इसके लिए मल्टीमोडालिज्म और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 75,000 करोड़ रखे हुए हैं, which will be spent on 100 identified projects for multimodal and last mile connectivity। बिल्कुल। तो ये सारे मिला के राज्यों और स्टेट्स के लिए भी
बहुत सारा मतलब स्टिमुलस है इस बजट में, बट लेट मी स्टॉप हियर। और अब मैं अपने ऑडियंस के पास जाना चाहता हूं और सबसे पहला सवाल अरुण गोयल जी हमारे साथ हैं जो कि ईपीसी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल है सक्सेना जी से कि जो ये अलोकेशन 2 लाख करोड़ का जो वर्किंग कैपिटल के लिए एमएसएमई को दिया गया, जो पास्ट के एक्सपीरियंस से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, जैसे वर्किंग कैपिटल का कुछ सपोर्ट कोविड-19 के समय में भी इंडस्ट्री को दिया गया था, तो एमएसएमई में जो लास्ट पायदान में खड़ी हुई जो एमएसएमई की यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट्स टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज़ के अंदर हैं, उन तक वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती हैं, उन तक सपोर्ट जबकि सबसे ज़्यादा पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं कि इस बार जो ये एलोकेशन है ये उस आखिरी पायदान तक पहुंच पाएगा? ये जो कोलेटरल फ्री 2 लाख करोड़ का जो प्रोविजन अभी हुआ है, जो 9,000 करोड़ गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, ये डिसबर्समेंट होना है बैंकों के थ्रू, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसीज के थ्रू। यस, आपकी बिल्कुल शिकायत सही है कि बहुत सी शिकायतें ऐसी आती थी कि जो बैंक्स थे वो देने को राजी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ था पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल से मैं देखूं तो फंड्स कुछ कम होते जा रहे थे, इसलिए बैंक भी थोड़ा रिलक्टेंट थे। लेकिन अब इस इन्फ्यूजन से जो 9,000 करोड़ की गारंटी मिली है, और हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं अपनी, जैसे फिस्मे की तरफ से भी सरकार को लिखते रहते हैं, और अगर किसी एमएसएमई की तरफ से कोई शिकायत भी आती है हम लोगों के पास, तो उसको हम लोग उस बैंक से टेकअप भी करते हैं कि आप फंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं जब इसमें गवर्नमेंट कोलेटरल की गारंटी दे रही है। और उम्मीद है कि इस बार ऐसी शिकायत कम हो जाएंगी, होनी नहीं चाहिए। कुछ था कि जो छोटी यूनिट थी जो बैंक के साथ जुड़ी नहीं थी, उनको दिक्कत ज्यादा आई थी, पर जिनके साथ बैंक की लिमिट्स ऑलरेडी कुछ थी उनको तो आसानी से मिल गया था। फिर भी अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आप अपनी, अगर आपके यहाँ की जो एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उनके थ्रू इस चीज को आप टेकअप कर सकते हैं, और बैंक्स को देना है, उसमें कोई बैंक मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार की तरफ से गारंटी है। और इस समय काफी फिनटेक कंपनीज आ गई हैं एनबीएफसी में, वो लोग काफी एग्रेसिव हैं इसको फंडिंग करने के लिए। तो अगर आपको रेगुलर किसी शेड्यूल बैंक से नहीं मिल पा रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और फिस्मे भी इसमें आप लोगों की मदद के लिए तैयार है। दिलीप चुना साहब ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। दिलीप सर। शुक्ला जी, वित्त मंत्री ने जो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन जो भी किए हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर यूनिट को किसी भी बैंकिंग विषय पे लेके कोई भी मुद्दा उठे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखे, वो खुद ही आपको सपोर्ट करने के लिए एक तरह के सिस्टम बना रखा है उन्होंने वहाँ पे। एक और मैं ऐड करना चाहूँगा इसी बात। एमएसएमई के लिए पहले जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, टेंडर्स लेते थे, उसमें एक आपका बैंक गारंटी देना पड़ता था और दूसरा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था। अब इस बजट में इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ 5% की बैंक गारंटी देनी है, 95% विल बी रिफंडेड बैक। दिस इज अ वेरी बिग इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स बैक टू द एमएसएमई। इससे एमएसएमई को बहुत लाभ होने वाला है, बिकॉज आपका जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल था वो फंस जाता था बैंक गारंटीज देके और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे करके अलग अलग टेंडर्स में। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि आपको सिर्फ 5% की बैंक गारंटी रहेगी। After the completion of the work, 95% will be returned back to you. This is, PhD chamber had given this representation to them and it has been accepted in court. मेरे ख्याल से जो सरकारी कंपनी है उनके लिए अभी लागू किया गया है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये सरकार ने कहा है कि प्राइवेट कंपनीज पेमेंट्स कम से कम समय पर देंगी एमएसएमई को, नहीं तो उनको टैक्स कंसेशन नहीं मिलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा एमएसएमई सेक्टर के लिए एक तरह से बोनांजा कहा जा रहा है। मेरे साथ एक हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर साहब हैं, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय दे दें और उसके बाद सवाल करें। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार श्रीवास्तव है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मेरा सवाल अन्वेश सक्सेना सर से है कि सर, जैसा आपने कहा कि 2 लाख करोड़ की बैंक गारंटी एमएसएमईज के लिए दी गई है, 9,000 करोड़ का लोकेशन भी है, पर एमएसएमईज की सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि वो राइजिंग कॉस्ट से कैसे टैकल करें, दूसरी प्रॉब्लम टैक्सेस की है, तीसरी प्रॉब्लम उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली देखा जाए तो कम है, और चौथी जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े जाइंट्स के सामने वो कहाँ खड़े रहते हैं, और पांचवी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कुछ एमएसएमईज में जो ऐसे लोग हैं, जो युवा है खासकर, या ऐसे लोग जो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है लोन लेने में या उस अमाउंट को डिसबर्स कराने में, या उस कॉन्टेक्स्ट में उस अमाउंट को यूज़ करके एक नया वेंचर क्रिएट करने में। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करते हैं सर?
देखिए एमएसएमई में अगर आप देखें टिपिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम हमारे यहाँ कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये ज्यादातर दिक्कत जो आपने बताई है ये माइक्रो और स्मॉल में जो छोटे लेवल पे हैं उनको आती है उस तरह दिक्कत करने के लिए। और इसके लिए अब जो फंडिंग अवेलेबल है और जिस हिसाब से बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अगर आपको लगता है कि अगर आपके यहाँ जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनसे आपको मदद नहीं मिल पा रही है, आप दूसरे उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और उनको परफॉर्मेंस आपको करने के लिए अब आपके पास क्या है, गवर्नमेंट जो है ज्यादातर बैंक से ये भी कहा गया है, अब पहले जितनी भी फाइनेंसिंग होती थी वो एक्सेल शीट बेस होती थी, आपको एक डेटा देना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब वो जीएसटी एक बहुत बड़ा एक बेस बना दिया गया है कि अगर आपके पास जीएसटी का जो डेटा है वो इटसेल्फ एक आपका एक बिजनेस को क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए है। तो ये समस्याएं मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी काफी, इस पे फोकस जितना ज्यादा है। और दूसरे जैसा भी चनाय साहब ने भी बताया कि आप सरकार को लिख सकते हैं, आप अपनी उस एरिया की जो एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पे अब सुनवाई हो रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे ये समस्याएं जो पेन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इस बजट से और जो ये इसमें घोषणाएं हुई हैं, हमारे कुछ पेन पॉइंट्स है जो आपने लिस्ट किए, ये सारे पेन पॉइंट्स हैं हमारे, तो इनमें कमी आएगी, ये पूरा विश्वास है। ये तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी है सर, और मुझे लगता है कि पॉलिसी जो है ऑफ बजट भी बहुत ज्यादा फोकस सरकार करती है और लगातार इंटरेक्शन करती है। बजट तो एक मौका होता है, एक बड़ा मौका होता है इन तमाम चीजों को डिस्कस करने का। अब हमारे साथ एक युवा साथी, उनका सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल सक्सेना सर से है। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया सबसे ज्यादा यंग कंट्री है वर्ल्ड में फिलहाल, और अभी गवर्नमेंट को जैसे अपन देख रहे हैं कि लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाली है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं फ्यूचर में अपना खुद का एक बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करना चाहूँ, तो गवर्नमेंट ने अभी तक स्टिल ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है सोलर एनर्जी में जिससे यूथ को उसमें स्टार्टअप या फिर कुछ अच्छा वेंचर निकालने में हेल्प मिले। जॉब से या फिर सोलर एनर्जी में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा उसमें देखिए ऐसा है कि आप भारत सरकार की प्रमोटेड बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने लेवल पे इस तरह की फंडिंग करती हैं। जैसे सिडबी है, सिडबी इस समय ग्रीन एनर्जी जिसमें सोलर आता है इसके ऊपर काफी काम कर रही है और वो बड़े इजी टर्म्स पे फंडिंग करने को तैयार हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट उनको वायबल लगता है, आप सिडबी से संपर्क करें, क्योंकि सिडबी अभी हम लोगों के साथ संपर्क में है और उन्होंने हमें ग्रीन एनर्जी के लिए, स्पेशली सोलर के लिए, उन्होंने काफी अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स पे फंडिंग ऑफर करी है एमएसएमईज को। तो अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप उनके पास जाते हैं तो उनके पास भी आपके लिए भी कुछ उनके पास प्रपोजल्स हैं। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं, आपको थोड़ा सा उसके लिए अपनी जानकारी इंटरनेट से लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। और सोलर पे तो बहुत ज्यादा फोकस है इस समय, और सिडबी से हम लोग क्योंकि जुड़े हुए हैं और सिडबी ने अभी कोई फंडिंग करी है, आप सिडबी से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट ने इतना फंडिंग जो आपने जिक्र किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा टर्म है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाता है तो उससे बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं उसके साथ साथ, तो उसका जो फायदा है वो बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को मिलता है। उसमें एमएसएमई भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है एमएसएमईज के पास भी आता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव स्टार्टअप प्रोजेक्ट होगा तो आपके पास भी वो बेनिफिट डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आएगा। और सिडबी का ऑप्शन मैंने आपको बताया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मनीष सर इसमें ऐड करना चाहते हैं जी। एक और अगर आपने बजट में नोटिस किया हो, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड करके 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ है, जिसमें ये जो आप बोल रहे हैं उसी पर्पस के लिए है। आपको स्टार्टअप करना है या यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये फंड यूज किया जाएगा, जिसमें आपका सोलर हो या जो आप दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आइदर स्टार्टअप या कुछ भी करना है तो ये फंड्स भी अवेलेबल है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट्स का वक्त, और विनायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली, और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर अपनी पकड़ लगातार बनाए हुए हैं, इंफ्रालाइन के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल बजट। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है।
20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो अभी तक की चर्चा से ये स्पष्ट तौर पर यह बात सामने आती है कि जो सरकार का फोकस है ग्रोथ को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, MSMEs पर, उसका सभी लोगों ने वेलकम किया। डिफेंस सेक्टर को लेकर के जो आत्मनिर्भर बनने की कवायद है उसको लेकर के हमारे जो इंडस्ट्री कैप्टन्स हैं उसका बजट का स्वागत कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम में वक्त इतना ही है। अब सबसे पहले मैं विनायक जी से शुरुआत किया था, तो उन्हीं के पास चलता हूँ। विनायक जी, अगर आप समराइज करना चाहें इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस को, तो आप किस तरह से देखते हैं और आगे जाते हुए आपको दिशा क्या दिखाई देती है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के मद्देनजर, नेशनल मोनेटाइजेशन जो प्लान है उसके मद्देनजर, आगे जाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कितना इसका इंपैक्ट हम GDP पर देख सकते हैं? कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फोकस है, एनर्जी, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में फोकस बहुत अच्छा है और काफी साल से बहुत तगड़ा फोकस है इसमें। लेकिन हमें आगे सोचना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बेसिकली एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वित्त मंत्री से हमारे ये रिक्वेस्ट रहेगा और हमने उनको बताया भी है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ काम करे, ऐसा PPP फॉर्मेट्स बनाए जहां सरकार 1 रुपया खर्च करे तो इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट कैपिटल 5 रुपया खर्च कर सकते, जहां एजुकेशन और सोशल सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स से लेकर गांव-गांव में स्कूलों के लिए इस बार हमारे आस्ते आस्ते फोकस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आने की जरूरत है। और इसके लिए क्रिएटिव, इनोवेटिव PPP फॉर्मेट्स की जरूरत है जो सरकारी इन्वेस्टमेंट को लीवरेज करे 5-6 टाइम्स। ये बड़ी अच्छी बात है सर, कि मुझे लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि अब सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। बहुत धन्यवाद विनायक चटर्जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। दिलीप चुनार साहब, अब आपकी बारी। क्या कुछ बड़ा फोकस और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम अंत में आप? इसमें जैसे वो यूथ ने वो सवाल पूछा था कि अमृत पीढ़ी के लिए क्या है इस बजट में, तो इनमें कई कार्यक्रम है। पहले तो मैंने जैसे जिक्र किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स का या 5G लैब्स का जो सेटअप कर रहे हैं। दूसरे प्रधानमंत्री कौशल योजना का 4.0 आ रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर स्किल्स पे फोकस करेगा। तीसरा मेडिकल डिवाइसेस पे एक बड़ा फोकस प्रोग्राम है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यह सेटअप किया जाएगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी होगा। नर्सेस के लिए उन्होंने 100 से अधिक नर्स जो 2014 से जो 157 मेरे ख्याल जो नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। और अगर आप देखें तो जो कैपिटल मार्केट्स में है, उन्होंने कैपिटल मार्केट्स को आगे वहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमास का एक तरीके से ऐलान किया है। और अगर आप देखें तो जो अप्रेंटिसशिप यानी 47 लाख या 4.7 मिलियन लोग को अलग 3 साल में स्पेसिफिक नए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक तरीके से जारी किया है। तो स्किल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो काफी कुछ और यूथ को एम्पावर करने के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान है। जी मनीषा जी, अब आपकी बारी। फाइनल कमेंट्स इस कार्यक्रम में डेयरी सेक्टर्स नहीं, आप कोऑपरेटिव ओवरऑल अगर आप बजट पर अपनी राय रखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। मनीषा जी, ये
आई थिंक जो इस बार आज़ादी के जो अमृतकाल बजट में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का फोकस, और उसमें भी जो ये बुनियादी सेक्टर है हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जैसे लाइव स्टॉक है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, उससे जो हमारे दो जो बहुत इम्पोर्टेंट आगे जाके एक पिलर्स बनने वाले हैं, चाहे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो या हमें रूरल डेवलपमेंट को कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बात हुई उसको आगे करना है, बहुत ही अच्छा फोकस मिला है। और दूसरा जो जैसे आपने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बोला, तो जो सहकार से समृद्धि जो अभी एक बहुत ही अच्छा एक स्लोगन बन चुका है, उसी को आगे रखते हुए हमें बहुत सारे इस बार कोऑपरेटिव सेक्टर में एलोकेशंस मिले हैं, और मुझे बहुत ही एकदम निश्चित हूँ कि ये जो एलोकेशन हुए हैं तो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, हमारे जैसे ऑटोनोमस बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और कोऑपरेटिव्स को भी मिलके हम इसको जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है उसमें बिल्कुल ही आगे जाएंगे। और इसी बजट जो चालू हुआ है आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ही ये बुनियादी ढांचे में ये इम्पोर्टेंस मिलता रहेगा। और सर जो ये आपका कोऑपरेटिव कल्चर है वो शायद अगर गुजरात और महाराष्ट्र से निकल करके देश के पूर्वी राज्यों में जाए और वहां भी लोगों को कोऑपरेटिव्स के लिए तैयार किया जाए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उसका आ सकता है। सौरभ सान्याल साहब, अब आपकी बारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग को लेकर के जो कुछ भी आप कहना चाहते थे, अब गेंद आपके पाले में। मैं सबको खास करके एमएसएमई सेक्टर को और बड़े बिजनेसेस के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट अमृतकाल का जो बजट पेश हुआ है इसमें 39,000 कंप्लायंसेस हटा दिए गए हैं और लगभग 3,400 जो लीगल प्रोविजंस थे डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं। इसमें वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है, जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा हाथ है, जो कंपनीज लॉ में और कंपनीज एक्ट में इन प्रावधानों को हम लोग का डिमांड था शुरू से, जब से जीएसटी आई थी 2016 से, तब से हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। आज के डेट में आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है रिजाइन कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रावधान रखा है इस बजट में, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा, ईज ऑफ वर्किंग होगा। और इसमें साथ ही साथ और एक बड़ा प्रोविजन है कि इसमें जो इंक्लूसिवनेस है, जो इंक्लूसिवनेस है बजट में, सबके लिए कुछ कुछ है। जैसा दिलीप चिनॉय साहब ने बोला, बाकी लोगों ने भी बोला कि आपके पर्सनल टैक्स में भी 5 लाख से 7 लाख करोड़ कर दिया गया है और नए टैक्स रिजीम में जाने के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों के पास, जो आम आदमी है उसके पास खर्च करने के लिए डिस्पोजल इनकम होगा। आप लोग पैंडेमिक के बाद आप घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, उससे डिमांड जनरेट होगा। डिमांड जनरेशन होने से एमएसएमई को फायदा होगा। बिल्कुल, एमएसएमई को बिकॉज वो डिमांड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आपको पूरा का पूरा जो साइकिल है, और ये जो साइकिल है ये बहुत ही उम्दा साइकिल है, बहुत ही सोच समझ के ये बजट किया गया है और मैं समझता हूँ कि इट्स एन आउटस्टैंडिंग बजट। अनिमेश जी, अब आपकी बारी, फाइनल कमेंट्स इस प्रोग्राम। आने वाला वक्त एमएसएमई का है और सरकार ने इस अमृतकाल बजट से इसकी शुरुआत कर दी है। तो मेरे जो यंग फ्रेंड्स हैं ऑडियंस में, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जॉब क्रिएटर्स बनिए, जॉब प्रोवाइडर्स बनिए और जॉब सीकर्स मत बनिए। और इस सरकार की जो स्कीमें आ रही हैं इसका फायदा उठाएं और देश की तरक्की में, उसके इंप्रूवमेंट में, उसके ग्रोथ में एक हिस्सेदार बने। धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना। दिलीप चिनॉय साहब बहुत धन्यवाद, अनिमेश सक्सेना जी आपका शुक्रिया, मनीष शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ सान्याल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इन एब्सेंस मेरे ख्याल से अगर विनायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि सिटीजन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, ये जो हमारा नया फोकस है, अब उसको लेकर के अमृतकाल की जो नई कहानी है, जो नई इबारत है, वो युवाओं को लिखनी है, क्योंकि कमान उनको अपने हाथ में लेनी होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को देश के बजट के साथ ज्यादा जुड़ना होगा, और न सिर्फ केंद्र का बजट बल्कि राज्य का बजट और अब पंचायती राज के स्तर पर जो बजट बनाए जा रहे हैं वो कैसे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर लगातार हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल इस खास सेशन में सिर्फ इतना ही। इस पूरी प्रोग्राम में हमारी जो टीम है उसको दीजिए इजाजत।